हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट के प्रीवियस पेपर। और हमने ये सीरीज चला रखी है, इसके हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको सी टेट के जो प्रीवियस पेपर की प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है। और ये साइड में जितने भी प्ले लिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने कराई हैं। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल से कराया है, क्योंकि ये जो आपका सीटेट का पेपर है, सोशल साइंस वाला जो पोर्शन है, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं एसएसटी से रिलेटेड, वो सारी की सारी एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं आता है। और एनसीईआरटी में भी आपको बस 6 से 8 तक की एनसीईआरटी करनी होती है। ठीक है। 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस करनी होती है। और वो सभी मैंने बहुत डिटेल में कराए हैं। आप जाकर इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस प्लेलिस्ट से पहले के 2 पार्ट भी देख सकते हैं। और ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है। और ये जो आपकी सीरीज है, ये जब तक चलेगी जब तक कि आपका सी टेट का एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से तैयार कर देगी जुलाई में जो सी टेट होने वाला है उसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। और ये एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है, इनकी वीडियोस भी देखना मत भूलना, क्योंकि मैंने जो एनसीईआरटी कराई है वो आपके सीटेट के सिलेबस को ध्यान में रखकर कराई है। और जो क्वेश्चन आंसर भी मैंने बनाए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन आंसर आपके इस पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो बहुत हेल्प करेंगे। पहले आप चैप्टर देखना, फिर उसके बाद में उसी चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर देखना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सी टेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे 50 तक हो गए थे, अब देखेंगे हम 51 से। ठीक है। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, हमें इसका मिलान करना है। ए है ठंडी महासागरीय धाराएं। तो ठंडी महासागरीय जो धारा होती हैं वो कहाँ उठती हैं, है ना, उनका संबंध किससे है? तो ये होती हैं ध्रुवों पर। ठीक है। ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, जैसे ये आपकी पृथ्वी है ना। और ध्रुव किधर है? ध्रुव है इधर नीचे की तरफ, है ना। ये आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। तो ये आपके ध्रुव हैं। तो जो ठंडी जलधाराएं वो कैसे बहती हैं? और उष्णकटिबंध कहाँ है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर के 23 डिग्री उत्तर में और 23 डिग्री दक्षिण में। ठीक है। यानी कि कर्क और मकर रेखा दोनों के बीच में क्या है? उष्णकटिबंध। तो जो ठंडी जलधाराएं वो कैसे चलती हैं? वो नीचे की तरफ चलती हैं। ठीक है। ध्रुवों से ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर चलती है। ठीक है। यानी कि दक्षिण में वो उनकी दिशा इस तरह की होगी। ठीक है। और उत्तर में उनकी जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बी है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का संबंध किससे है? ज्वार भाटा का संबंध है सेकंड से। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तरंगे। देखो, तरंगे क्या होता है? तरंगे होती हैं महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना और गिरना क्या होता है? तरंगे होती हैं। देखो, तरंगों में और ज्वार भाटा में अंतर होता है ना। और इसको आपको डिटेल में जानने के लिए चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक है। इस चैप्टर का नाम होगा जल। जल वाले चैप्टर में इसको देखना, बहुत विस्तार से हैं चीजें। डी है गर्म महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धारा कहाँ चलेंगी? ये आपके चलेंगी भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है। और क्यों चलेंगी? क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा? ताप भी अधिक होगा। कहाँ होगा ताप अधिक? इक्वेटर पे होगा। और जब आपका इक्वेटर पे ताप अधिक होगा तो वहां यहाँ के आसपास जितना भी जल होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर कैसी जल धाराएं चलेंगी? गर्म जल धाराएं चलेंगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मानसूनी पवने डैश ए ग्रह ग्रहीय पवने हैं,
दूसरा है मौसमी पवने हैं, तीसरा है स्थानीय पवने हैं, चौथा है स्थायी पवने हैं, और चौथा है स्थानीय पवने हैं। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौसमी पवने हैं। मानसूनी पवने कौन सी हैं? मौसमी पवने हैं। और हमारे यहाँ जो मानसून है कब, उसकी दिशा कैसी होती है? वो होती है 1 जून से। 1 जून से वो बंगाल की खाड़ी से किधर चलता है? भारत की तरफ। ठीक है, 1 जून से बंगाल की खाड़ी से, देखिए इस तरह से होती है। ये नीचे क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका अरब सागर है, और इधर आपका हिंद महासागर है। तो महासागर से स्थल की ओर चलती हैं 1 जून को। तो इन्हीं पवनों को हम क्या बोलते हैं? मौसमी पवने बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए। देखो ये भी 7th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया है, और आपको देखना डिटेल में इसको पवने वायु वाले चैप्टर में ये दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? आइए मिलान करते हैं। सूची 1 है और सूची 2 है। देखो ये वायुमंडल की परतों के नाम दिए हुए हैं, और उनकी ये विशेषता दी हुई है। तो उनके विषय, किसके विषय में कौन सा सही है वो हमें देखना है। तो देखिए मैं आपको क्रम से बताती हूँ ताकि आपको याद भी रहे। तो सबसे पहले हमारा आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल कैसी परतें हैं? सबसे निचली परतें हैं, और ये आपका भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, और ये बारिश हुई, ये सभी घटनाएं किस में होती हैं? केवल और केवल क्षोभ मंडल में होती है ना? बाकी की परतों में ये नहीं होती है। उसके ऊपर आएगा आपका समताप मंडल। अब देखिए समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में होती है ओजोन की परत, और समताप मंडल में ही आपके प्लेन उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, मतलब इस तरह के उड़ाए जाते हैं। अब देखिए उसके बाद में आता है वाह्य मंडल। ठीक है, वाह्य मंडल में क्या आता है? वाह्य मंडल में होती हैं रेडियो प्रसारण तरंगे, है ना? और वही मंडल कौन सा होता है? वो सबसे ऊपरी परत होती है। अब देखिए हम इनका मिलान करेंगे तो जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका 4th। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमिलन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ये कुछ स्थान दे रखे हैं और ये कुछ आपको पशु दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा पशु कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आइए मिलान करते हैं। ए है इंडीज पर्वत। देखो इंडीज पर्वत में क्या पाया जाता है? लामा। ठीक है, इंडीज पर्वत में कौन सा पशु पाया जाता है? लामा। तिब्बत में पाया जाता है आपका याक। ठीक है, तिब्बत में कौन सा पाया जाता है? याक। और भारतीय मरुस्थल में कौन पाया जाता है? ये तो सबको ही पता है ना, ऊंट पाया जाता है। और भारतीय पहाड़, जो भारतीय पहाड़ों में पाए जाते हैं वो खच्चर और गधे पाए जाते हैं। खच्चर ना ऐसे ही होते हैं, गधे जैसे ही दिखते हैं, मतलब देखने में वो गधे जैसे ही लगते हैं खच्चर भी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अभिकथन है ए, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, और देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है संसाधन वाला, और 8th क्लास की आपकी ज्योग्राफी से आया है ये। ठीक है, किससे आया है? आपकी 8th क्लास की ज्योग्राफी से आया है ये वाला क्वेश्चन, संसाधन वाले चैप्टर से। और ये पहले पैरा की पहली ही लाइन होगी शायद, मेरे हिसाब से। सॉरी, ये वाली है ना। एक मिनट, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि कोई भी वस्तु कितनी आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कितनी उपयोगिता है। जैसे नमक है, जैसे समुद्र का पानी है, नमक किससे मिलता है? समुद्र के पानी से मिलता है। लेकिन समुद्र के पानी में आप सब्जी तो नहीं बना सकते हो, उसके लिए आपको नमक ऊपर से डालना पड़ता है ना।
ऐसा तो नहीं है कि आप नमक का पानी समुद्र से ले लेंगे उससे सब्जी बन जाएगी। तो नमक पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, समुद्र के पानी से आप नमक बना सकते हो। लेकिन उसकी जो कोई भी जब तक वो समुद्र के पानी में मिला हुआ है नमक, तब तक उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। जैसे ही आप समुद्र के पानी से उसको अलग कर लेंगे, वैसे ही उसकी उपयोगिता हो जाएगी और उसकी प्रयोज्यता हो जाएगी। तो कोई भी चीज संसाधन है, वो किस चीज पर निर्भर करता है कि उसको वो कितना प्रयोग में आने वाली वस्तु है, वो कितना प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो अभी कथन तो बिल्कुल सही है। अब कारण है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। देखो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे कि कुछ का मूल्य होता है कुछ का नहीं, ये क्या बात हुई? संसाधन क्या होते हैं? जो भी चीजें हमें प्रकृति ने दी है वो सभी संसाधन है, या फिर जो जो मानव ने भी बनाई है वो सब संसाधन है। मतलब जिन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, जैसे आपकी साइकिल है, आपकी बाइक है ना, आपके घर में जो बर्तन है, आपका बेड है, आपका सोफा, ये सब क्या है, आपके लिए एक संसाधन है। उसी तरह से प्रकृति ने क्या दिया है, आपको खनिज दिए हैं, आपको लोहा है, चांदी है, सोना है, बहुत सारी चीजें आपको प्रकृति ने दी है। तो कुछ चीजों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ चीजों का नहीं होता है। अब कौन सी चीजों का मूल्य नहीं होता है? आपको लगेगा यार सारी चीजें तो पैसों में ही मिलती हैं, कौन सी चीजें हैं जिनका मूल्य नहीं है और वो संसाधन है? देखिए हवा भी एक संसाधन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। आप फ्री में सांस ले रहे हैं, नहीं तो हर सांस अगर इसका मूल्य होता तो हर सांस के लिए आपको पैसे देने पड़ते, है ना। और उसी तरह से अगर हम जल का देखा जाए तो जल भी एक फ्री का संसाधन है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। अगर आप नदी के किनारे रह रहे हैं तो आपको फ्री में मिलेगा जल, बिल्कुल पीने वाला, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज के लिए। ठीक है, ऊपर से आपकी जो जमीन है वो भी एकदम फ्री का संसाधन है ना। एक तरह से क्या है, वो प्रकृति ने आपको फ्री में ही दिया है। तो कुछ चीजों का मूल्य नहीं होता, मतलब कुछ संसाधनों का मूल्य नहीं होता, आर्थिक मूल्य नहीं होता। वैसे उनका मूल्य होता है आपके जीवन में, लेकिन आर्थिक यानी कि वो पैसे में नहीं मिलती है। तो ये दोनों ही सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर, यानी कि हम क्या है, एक तरह से भारत के नागरिक हैं और हम एक शिक्षक के तौर पर पौधों और जंतुओं को कैसे संरक्षण करने में सहायता कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अवेयर करना है अब जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको और बाकी के समाज को भी। ठीक है, क्या करना है हमें? ए है शिक्षार्थियों यानी कि जो आपके स्टूडेंट है उनको एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण यानी कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाए, तो उससे क्या होगा, पौधे और जंतु संरक्षित रहेंगे। ठीक है, बी है उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो उत्थानों का उन्होंने गलत बोला है कि कूड़ा डालने के लिए क्या होता है, एक विशेष जगह होती है, उस पर ही आपको कूड़ा डालना चाहिए। ठीक है, जो स्थान आपके लिए बनाया गया है। सी है प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना। तो प्रकृति को दिखाने के लिए शिक्षार्थियों को यात्रा पर ले जाना चाहिए, पहाड़ वगैरह को दिखाने के लिए। या आप कह सकते हैं जैसे नेशनल पार्क होते हैं, चिड़ियाघर टाइप की जो चीजें होती हैं, उन सबको जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको दिखाना चाहिए ताकि वो प्रकृति से जुड़ सके और उनका वो संरक्षण कर सके। डी है राष्ट्रीय उद्यानों, देखो यही मैंने चीज ऊपर आपको बता दी। राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पर वो कुछ जंगलों को पूरी तरह से संरक्षित कर दिया जाता है। और किसके लिए? वो प्रकृति के लिए। प्रकृति का मतलब है कि वहां पर मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। शेर है, चीता है, लॉयन है, जितने भी जानवर हैं वो आराम से रहते हैं बिना मनुष्य की इंटरफियर के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा। ए, सी और डी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। यानी कि मिट्टी का संरक्षण
करने की पद्धति इनमें से कौन सी एकदम सही है, उसका आपको चयन करना है। ठीक है, ये भी आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया है। ए है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। देखो, इससे तो मिट्टी खराब होती है। जो आप ऊपर से जो बीज खाद डालते हो रासायनिक, उससे क्या होती है, मिट्टी और ज्यादा खराब होती है। बी है मल्च बनाना, है ना, ये सही है। मल्च क्या होता है, जहां पर जो ढाल वाली जगह होती है ना, वहां पर मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, है ना, जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर मिट्टी का कटाव होता है। पहाड़ों को काट काट के भी क्या बन जाते हैं, खेत बनाए हैं उन्होंने, इस तरह से बनाए हैं सीढ़ी नुमा खेत। ठीक है, इस तरह से खेत होते हैं। आप गूगल पे भी देखेंगे, देखो ये क्या है, ये एक खेत है, ये दूसरा खेत है, ये तीसरा खेत है, इस तरह के खेत होते हैं। तो उन पर क्या है, मल्च बनाया जाता है। कुछ ऐसे वो होती हैं फसलें, उनको यहाँ पर बिछा दिया जाता है, ताकि जो पानी है वो पानी के साथ मिट्टी ना जाए। ठीक है, पानी के साथ क्या, मिट्टी ना जाए। और ये मल्च बनाने में क्या सहायक होती है, जो काई वाई होती है ना, उसको यहाँ पर पाल लेते हैं। ये जो साइड होती कोने होते हैं, उन पर पाल लेते हैं। जैसे आपकी घर की सीढ़ियां होती हैं, उसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां जिन पर खेती करी जा सकती है। और साइड में क्या है, मल्च बना देते हैं, ताकि जो पानी है, पानी से मिट्टी नीचे ना फिसले। सी है समो समोच्च रेखीय रोधिकाएं। तो ये भी इस तरह की ही चीजें होती हैं जिससे मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। और डी है रक्षक मेखलाएं। तो रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती हैं, ये लगाई जाती हैं समुद्र के किनारे। क्योंकि जो समुद्र का किनारा होता है, उस पर जो हवा होती है, उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है। हवा बहुत तेज गति से चलती है। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे, जब तूफान चलता है या चक्रवाती पवनें चलती हैं, तो कैसे चलती हैं, वो चलती हैं जल से स्थल की ओर। ठीक है, स्थल की ओर चलती हैं, जल से स्थल की ओर चलती हैं। तो वहां पर जैसे अब ये वाली जो साइड है, ये जल है, और ये क्या है, स्थल है। तो जब यहां से हवा एंट्री करेंगी, और उनका वेग बहुत ज्यादा होता है हवाओं का, तो क्या होता है, यहाँ की मिट्टी को वो उड़ा लेके जाती है। ठीक है, ऐसे इस पर प्रहार करेंगी बार बार मिट्टी पर, तो मिट्टी यहाँ से क्या होगी, उड़ जाएगी। और यहाँ पर मिट्टी का जो संरक्षण है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर रक्षा मेखला बनाई जाती है। यानी कि एक कतार में, आपने मूवियों में देखा होगा, एक कतार में क्या करते हैं, वृक्षों को लगा देते हैं। यहाँ पर वृक्ष लगे होंगे। तो जब हवा आएगी, ठीक है, जब जल की तरफ से हवा आएगी, जल से हवा आएगी, मतलब महासागरों से जब हवा आएगी, तो कहाँ टकराएगी, वो इन पेड़ों से टकराएगी। और इन पेड़ों से जब वो टकराएगी, तो उसका वेग ऑटोमेटिक हवा का कम हो जाएगा, जिससे जो चक्रवाती पवनें होती है ना, उनका वेग भी कम हो जाता है, जिससे मिट्टी भी रुकी रहेगी और मानव जाति की भी ज्यादा हानि नहीं होगी, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी और डी एकदम सही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, बी, सी और डी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कथन है ए, भारत में येष्ट बहुत, यानी कि बहुत एक सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। देखो, ये 6 क्लास की आपकी पॉलिटिकल साइंस से आया है क्वेश्चन। ठीक है, कहां से आया है, 6 क्लास की आपकी पॉलिटिकल साइंस से आया है। क्या है, भारत में बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। यानी कि जो भारत है उसमें क्या है, सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। हर स्टेट की अपनी अलग संस्कृति है, अपने अलग फोक डांस हैं, अलग उनके पोशाक हैं, अलग उनके त्योहार है। तो ये बात एकदम सही है। अभी कथन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कथन दूसरा क्या है, बी क्या है, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। विविधता क्या करती है, समान रूप से समान अवसरों की ओर प्रेरित करती है। तो ये चीज गलत है। जो विविधता का क्या मतलब हुआ, विविधता का मतलब हुआ कि सबका जो अलग अलग कल्चर है, जैसे साउथ इंडिया का अलग है, उत्तर भारत का अलग है, पश्चिम भारत का अलग है, पूर्वोत्तर भारत का अलग है। अगर मैं कहूं कि सारे स्टेटों का अलग अलग है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, सबके डांस अलग हैं, सबके त्योहार अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है।
तो ये क्या है, समान अवसर के लिए प्रेरित नहीं करता है। ठीक है, जो बी वाला है वो गलत है और जो ए वाला है वो सही है। और अभी मैं इसी की वीडियो आपको 1-2 दिन में मिलने वाली है, विविधता वाली की, सांस्कृतिक विविधता वाली की। और ये आपका 6 क्लास की पॉलिटी है, और 6 क्लास की पॉलिटी रह गई है, और 6 क्लास की आपकी हिस्ट्री रह गई है, तो वो मैं अभी कंप्लीट करा रही हूँ हाल फिलहाल में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा आपका सही, ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो हमें सुमिलित करना है, देखो ये भी 6 क्लास की आपकी उससे ही आया है, पॉलिटिकल साइंस से ही आया है। देखो सूची 1 में दिया हुआ है, एक अवधारणा दी गई है, और यहाँ पर उन अवधारणाओं के लिए एक शब्द दिया गया है कि किस अवधारणा का किस शब्द से मिलान होगा। अब ए है लोगों को एक एक ही छवि में बांधना। तो लोगों को एक ही छवि में बांधने का मतलब हो गया एक रूढ़िबद्ध धारणा, कि हमने धारणा बना रखी है कि लड़कियां केवल घर के चौका चूल्हे के लिए पैदा हुई हैं। लड़कियों का काम है कि वो घर की देखरेख करें, बाहर से उनका कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा हमने बना रखी है। ठीक है, मतलब हमारी जो मतलब पहले से ही सोच चली आ रही है कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है बी, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि पूर्वाग्रह, यानी कि हमने अपने माइंड सेट बैठा रखा है कि ये व्यक्ति इस तरह का ही है, ये सुधरने वाला नहीं है। जैसे कुछ लोगों को हमने क्या मान रखा है कि ये दूसरी जाति के हैं, तो ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या ये पंडित हैं तो पढ़ाई लिखाई का अधिकार केवल इनका ही है। तो ये क्या है, एक नकारात्मक सोच है कि हमने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि ये लोग कमजोर हैं और ये लोग शक्तिशाली हैं। तो ये क्या है, एक नकारात्मक सोच है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। ये देखो 6 क्लास की पॉलिटी से आया है, और ये शायद दूसरा चैप्टर है। सी है, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, है ना। तो इसका सी का क्या हो गया, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, भेदभाव करना या पक्षपात करना, ये इससे संबंधित है। डी है, शुद्धता और अशुद्धता को मानना, यानी कि छुआछूत मानना या अस्पष्टता मानना। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, और बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 60 है, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व कौन का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, या कौन करता है। ठीक है, कौन होता है। ए है थानेदार, बी है खंड विकास अधिकारी, सी है पटवारी या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, डी है जिला अधिकारी। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि उसको पटवारी बोलते हैं या फिर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं। वो क्या करता है, आपकी जमीन का रिकॉर्ड रखता है, कौन सी जमीन किसकी है और किसके पास कितनी भूमि है। अगर दो दो व्यक्तियों में विवाद हो जाता है जमीन के ऊपर कि ये जमीन मेरी है या तेरी है, तो उसको कौन देखेगा, उसको पटवारी ठीक से नाप के बताएगा कि भाई इतनी जमीन तुम्हारी है और इतनी जमीन इसकी है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना, और प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज उनके साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और ये जो सीरीज है ये आपकी जब तक आपका पेपर होगा सीटेट का तब तक चलती रहेगी। तो आप डेली एक वीडियो देखिए, डेली आप एनसीईआरटी की भी वीडियो देखिए, और डेली आप ये प्रैक्टिस सेट भी देखिए।
इससे क्या होगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी सी टेट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।